हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रेषिता शो। आज का हमारा टॉपिक है बेबीज़ की बॉडी लैंग्वेज के बारे में। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो रोता है और जो रोना है वहीं से उसका कम्युनिकेशन आपके साथ स्टार्ट हो जाता है। और बच्चा इनिशियल डेज में सिर्फ रोता ही है, ज़्यादा वो कोई एक्टिविटी करता नहीं है। तो उसके रोने का कारण होता है या तो उसको भूख लग रही होती है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है, उसको गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उस स्टेज में वो सिर्फ रो के ही आपको बता सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। बट जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपनी बॉडी के थ्रू कुछ साइंस देता है, उसी को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं बेबीज़ के लिए। तो जैसे जैसे वो कुछ साइंस देता है तो उन साइन को देख के आप कैसे समझ सकते हैं कि बच्चे को अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है या वो इस तरीके के साइंस क्यों दे रहा है, या जब वो इस तरीके के साइंस दे रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि उसको कुछ प्रॉब्लम है या अभी वो हैप्पी है या उसको भूख लगी है। और एज ए न्यू पेरेंट आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कब बच्चा कौन से साइन दे रहा है और उस टाइम पे आपको क्या करना है। होता क्या है कि जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है, जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो हम सब सीख जाते हैं, हम सबको पता चल जाता है कि बेबी ऐसा क्यों कर रहा है। बट प्रॉब्लम आती है वो इनिशियल डेज में, जितने दिन हमें ऑब्जर्व करने में लग जाते हैं। तो ये वीडियो है स्पेशली आज का न्यू पेरेंट्स के लिए, जो अभी भी न्यू पेरेंट बने हैं, जिनके पास एक छोटा सा बेबी है। तो उन लोग को कैसे पता चले कि बेबी अभी ऐसे साइन दे रहा है, तो उनको अभी क्या करना है। तो ये है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। और टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बच्चा साइन देना शुरू करता है वो ज़्यादातर केसेस में होता है कि बच्चा लेटा ही रहता है। अभी 2-3 महीने तक बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, तो बच्चा लेटा रहता है। और सबसे पहले जो वो साइन देना स्टार्ट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो अपनी टांगों को हवा में चलाएगा कुछ इस तरीके से। मतलब वो लेटा हुआ है और वो टांगों को खड़ा करके अपना हवा में इस तरीके से करेगा। तो वो ऐसा क्यों करता है, बच्चा इस तरीके का साइन क्यों देता है? बच्चा इस टाइम पे बहुत हैप्पी होता है, बहुत एक्साइटेड होता है। आप उसके फेस पे एक स्माइल देख सकते हो, एक हैप्पीनेस देख सकते हो। अब वो किस वजह से होती है, वो या तो किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, या फिर किसी पर्सन को देख के, मीन्स उसके मॉम डैड या घर में जो भी हैं या कोई नया पर्सन, किसी को भी देख के वो एक्साइटेड हो सकता है। और ये करना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बच्चे के इससे मसल स्ट्रांग होते हैं। हम बच्चे की टांगों की मसाज करते हैं उसकी टांगों को स्ट्रेंथ देने के लिए। तो जब बच्चा हवा में अपनी टांगें चलाता है तो उसमें उसकी जो टांगें हैं वो स्ट्रांग होती हैं, उसकी एक तरीके से एक्सरसाइज ही हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा है। और जो बच्चे इस तरीके से करते हैं और ज़्यादा टाइम तक करते हैं वो क्रॉलिंग भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अब इस केस में आपको क्या करना है, जब बच्चा इस तरीके का साइन दे रहा है तो पहले तो आप ऑब्जर्व करें कि वो किस वजह से इतना हैप्पी है। मतलब कोई चीज़ को देख के हैप्पी है, वो पर्टिकुलर किसी चीज़ को देखता रहेगा या आपको पता चलेगा कि क्यों हैप्पी हो रहा है, या किसी पर्सन को देख के, मतलब मदर फादर या जो भी है। तो अगर कोई चीज़ को देख के हैप्पी हो रहा है तो वो चीज़ उसको आप दो, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो। और किसी पर्सन को देख के है तो आप उनसे बात करें, आप बेबी से बात करें, आप बेबी के पास जाएं, उसके साथ थोड़ा सा खेलें, जिसकी वजह से उसका एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये तो हो गया साइन कि बच्चा हवा में अपनी टांगें क्यों चलाता है। सेकेंड केस है कि बच्चे के पास जब आप जाते हो या उसको खाना खिलाते हो या उसे बात करने लगते हो तो अपना फेस थोड़ा सा साइड में कर लेगा। ऐसा क्यों करते हैं बेबीज़? अपना फेस साइड में करने का रीज़न ये होता है, अगर उनको खाना आप खिला रहे हो तो एक तो रीज़न ये होता है कि उनको खाना नहीं खाना है, या आप खाना उनको खिला रहे थे तो उनको खाना टेस्टी नहीं लग रहा है, या उनका पेट भर गया है। तो ये आपको देखना है कि जो भी खाना आप बेबी को खिला रहे थे अभी उसका फीड पूरा हो गया है या नहीं। या कई बार जब ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला भी आप बच्चे को दे रहे होते हो तो भी बच्चा फेस थोड़ा सा साइड में कर लेता है। दैट मीन्स उसका पेट भरा हुआ है और सॉलिड पे है। तो ये आपको देखना है कि वो टेस्ट की वजह से फेस साइड में कर रहा है, या उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आपको ऑब्जर्व करना है। और सेकंड केस होता है कि आप उससे अगर बात करना चाह रहे हो और फिर वो आपको नहीं देख रहा, आपको अटेंशन नहीं दे रहा, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि अभी वो जो भी खेल रहा है अगर बच्चा, तो वो उसमें बहुत ही ज़्यादा एंगेज है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है। या सपोज़ वो किसी चीज़ को देख रहा है, क्योंकि बच्चे हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं सारी चीज़ें उनके लिए नई होती हैं, तो वो एक ही चीज़ को कॉन्सेंट्रेट होके देखते रहते हैं जो उनको बहुत अच्छा लगता है।
तो अगर बच्चा इस वजह से आपकी साइड पे नहीं देख रहा और कंटिन्यूसली किसी चीज़ को देख रहा है या अपने प्ले में बिजी है, तो उसको रहने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो आपको इग्नोर कर रहा है या आपसे गुस्सा है, आप इस तरीके का बिल्कुल मत सोचिए। थोड़ी देर के लिए उसे उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने दीजिए। जैसे ही उसका एक्साइटमेंट लेवल उस चीज़ को लेके थोड़ा कम हो जाएगा या जैसे ही उसकी इन्वॉल्वमेंट उस प्ले से या उस चीज़ से थोड़ी सी हट जाएगी, तो वो आपसे बात कर लेगा या फिर आपसे आई कांटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट होता है कि बच्चे अपनी मुट्ठी को इस तरीके से बंद रखते हैं या फिर बहुत टाइट तरीके से बंद कर लेंगे। आप कुछ कभी देख सकते हैं ऐसा। तो ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? मैक्सिमम केसेस में बच्चे को जब भूख लग रही होती है तो अभी कोई तरीका नहीं है उनको बताने का सिवाय रोने के, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो रोते नहीं है, वो मुट्ठी इस तरीके से बंद कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ बच्चा कर रहा है तो आपको समझ आ जाएगा कि बच्चे को अभी भूख लगी है और ये उसका फीडिंग टाइम है। तो अगर 6 मंथ से छोटा बच्चा है तो ब्रेस्ट फीड फॉर्मूला जो भी आप उसको दे रहे हैं वो आप दीजिए, और बच्चा अगर 6 मंथ से बड़ा है आप सॉलिड उसको दे रहे हैं तो जो भी उसका भी टाइम है खाने का उसके अकॉर्डिंगली खाना आप उसको दीजिए। बट मुट्ठी बंद करने का रीज़न यही होता है कि बच्चे को भूख लगी है। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि जब बच्चे को आपने उठाया हुआ है या जब बच्चे को खाना आप खिला रहे हो तो या बच्चा जब लेटा भी हुआ है तो बच्चा जो है अपनी बैग को थोड़ा सा कर्व पोजीशन में ले जाता है। वो बैग को थोड़ा सा आगे कर लेगा, उसका स्टमक पोर्शन थोड़ा सा आगे चला जाता है, मतलब बैग जो है उसकी लगभग ऐसे कर्व पोजीशन में आ जाती है। और बच्चे मैक्सिमम टाइम ऐसा करते ही हैं जब उनको इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम होता है जो मैं आपको आगे आके बताऊँगी। तो कुछ केसेस में बच्चे अपनी बैग को कर्व पोजीशन में भी लाते हैं। तो अगर तो आपने उसको आप उसको खाना खिला रहे हो, उस टाइम पे बच्चा अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से कर रहा है कि वो अपना बैग कर्व पोजीशन में ला रहा है, दैट मीन्स आप जब उसको खाना खिला रहे थे उसका पेट अब भर चुका है या जो खाना आप उसको खिला रहे हो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक रीज़न इसका ये भी होता है, जब आप उसको खाना खिला रहे हो तो दैट मीन्स उसको अभी खाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड केस होता है कि हो सकता है कि उसको स्टमक में कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, इस वजह से वो अपनी बॉडी थोड़ी सी अकड़ा रहा है और उस फॉर्म में उसका बैग जो है थोड़ा कर्व पोजीशन में जाता जा रहा है। तो उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है उसको कॉलिक का प्रॉब्लम हो सकता है उसको मतलब गैस बनी हो उसके पेट में, तो ऐसा भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप पहले देख लें, अगर आप खाना खिला रहे हैं उस टाइम पे तो डेफिनेटली आप फीडिंग थोड़ा सा बंद कर दें, और अगर आपको लग रहा है कि फीड अभी उसका पूरा नहीं हुआ है तो थोड़ी देर के बाद आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। और अगर उसको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्टमक से रिलेटेड रेमेडीज़ हमने चैनल पे बताई हुई हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। बट शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर स्टमक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो या तो आप पेट पे थोड़ा सा हींग का पेस्ट लगा दो, मतलब जस्ट 1 स्पून में थोड़ा सा गुनगुना पानी आपने ले लिया और उसमें हींग जो रेगुलरली आप किचन में यूज़ करते हो वो आपने पानी में डाल दिया और वो थोड़ा सा आप डाइल्यूट कर लो उसको, और जो स्टमक का सेंटर पोर्शन रहता है वहाँ पे लगा के और उसके आसपास भी नाभि पे लगा के और नाभि के साइड में चारों साइड पे लगा के आप नाभि के आसपास का भी थोड़ा एरिया आप कवर कर लो, तो उस पर आप हींग का पेस्ट लगा दो। तो बच्चे को अगर कॉलिक का कोई प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डाइजेशन वगैरह बच्चे का सब ठीक हो जाएगा। या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है पेट में दर्द है तो कॉलीपास या कॉलिकेट बच्चों के लिए होती है, आप अपने डॉक्टर से पूछ के वो मेडिसिन भी दे सकते हो। अगर रेगुलरली बच्चा ऐसा कर रहा है और पेट का प्रॉब्लम चल रहा है तो आप बच्चे को मसाज दो पेट की, उससे भी उसका गैस का प्रॉब्लम हट जाएगा, मतलब उसको गैस बनेगा ही नहीं। तो और अगर बच्चा सॉलिड पे है तो गैस जिन फूड से ज़्यादा बनती है वो आप बच्चे को वो वाले फूड मत दो। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि अगर इस वजह से बच्चे को बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप वो पेट से रिलेटेड बच्चे का थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर एक होता है कि अपनी आर्म्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है बच्चा। हर बच्चे का एक अपना अलग तरीका होता है आर्म्स को स्ट्रेच करने का। तो अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो 2 केस हो सकते हैं। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, जैसे मैंने आपको पहले वाले केस में भी बताया था, या तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है या एक्साइटेड है। तो वही अगर किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को देख के एक्साइटेड है तो वो चीज़ या वो पर्सन आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए या उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए। तो आप ये एक सॉल्यूशन कर सकते हो। या फिर दूसरा केस होता है जब बच्चा बैठना सीखता है या जब बच्चा खड़ा होना सीखता है तो वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए भी इस तरीके से थोड़ा सा आर्म्स को अपना स्ट्रेच कर सकता है। तो बच्चे बैलेंस करने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो अभी एक्टिविटी में है, मतलब बैठना सीख रहा है या खड़ा होना सीख रहा है, अगर उस वजह से कर रहा है तो मतलब वो बैलेंसिंग के लिए है, और अगर नॉर्मली कर रहा है तो वो एक्साइटेड है या वो हैप्पी है।
अब मैं बात करूँगी कि हमने सबसे पहले बात की थी कि हवा में टांगे मारना, और एक केस होता है बच्चे का कि वो टांगों को खड़ा करके अपने जो नीज़ है वो स्टमक की साइड पे ले जाएगा, मतलब टांगे मोड़ के थोड़ा सा अपना स्टमक एरिया को उसको टच करेगा, मतलब थोड़ा सा स्क्वीज उसकी बॉडी ऐसे हो जाएगी। तो वो केस अगर बच्चा कर रहा है, वो टांगे बिल्कुल पेट से जोड़ रहा है बिल्कुल, अगर वो वाला केस है दैट मीन्स बच्चे को पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। 100% बच्चे को वही प्रॉब्लम हो रही होती है जब बच्चा इस तरीके से नीज पेट के पास लेके जाता है, टांगे अपनी पेट के पास लेके जाता है, तो बच्चे को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जो मैंने आपको पहले बताया, अगर डाइजेशन का, गैस का, कॉलिक का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगेन आपको हींग वाला रेमेडी करना है। आप हींग बच्चे के पेट पे लगाते रहो, गैस वाले फूड उससे कम रखो। अगर बच्चा सॉलिड पे है तो थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे उसको फीड ज़रूर कराते रहो। अगर वो दूध पी रहा है या इवन सॉलिड पे भी है तो भी थोड़ी थोड़ी देर में उसको कुछ ना कुछ आप खिलाते रहो, क्योंकि जब ये ज़्यादा गैप हो जाता है उस केस में भी बच्चे को गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो 2 से 3 घंटे में आप चाहे मिल्क चाहे सॉलिड जो भी बच्चे को आपको देना है, मतलब हर 2 से 3 घंटे में आप बेबी को कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहो। फिर अगेन अगर लास्ट एक ऑप्शन यही बचता है, अगर पेट दर्द उनका या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, तो कॉलिकेट या कॉलीपास आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो ज़रूर आप अपने पास फर्स्ट एड में रखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऐसे मेडिसिन आते हैं बच्चों के लिए, जैसे मैं आपको नाम बताया कॉलीपास या कॉलिकेट, मैक्सिमम डॉक्टर्स यही प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन आप कोई भी मेडिसिन बच्चे को देने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लें, उसके बाद ही आप बच्चे को दें, बट वो रखें ज़रूर अपने पास। तो अगर आपका बच्चा बार बार यही साइन दे रहा है आपको, मतलब अपने नीज बार बार अपने स्टमक के पास लेके जा रहा है, तो दैट मीन्स उसको पेट का प्रॉब्लम है और उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक होता है बच्चा मुंह से बहुत ज़्यादा सांस ले रहा होता है, आप देखोगे कि उसका मुंह हमेशा खुला हुआ है क्योंकि उसका नोज़ ब्लॉक रहता है, तो उस केस में बच्चा मुंह से सांस लेता है। तो आप नोज़ ब्लॉकेज का ज़रूर ध्यान रखो। नोज़ ब्लॉकेज के लिए मैं आपको कहूँगी कि 365 डेज़ आप उसका ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि अभी विंटर्स नहीं है तो अभी नोज़ ब्लॉक नहीं हो सकता। बच्चों की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। अब होता क्या है कि विंटर्स में तो नोज़ ब्लॉकेज का प्रॉब्लम नॉर्मल सी बात है, लेकिन समर्स में भी बच्चों को ये हो जाता है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि हम लोग को एसी में रहना पड़ता है, और एसी का टेम्परेचर चाहे हम रूम टेम्परेचर भी रखें, मतलब 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, बच्चों के लिए वही रिकमेंडेड है। लेकिन कई बार उस टेम्परेचर में रहने के बाद भी बच्चों का नोज़ ब्लॉक हो जाता है। तो अगर स्टफ़ी नोज़ हो गया है बच्चे का तो उसको आप ज़रूर क्लियर करो। नोज़ क्लीन कैसे करना है उसके ऊपर चैनल पे पूरा वीडियो है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि नोज़ क्लीनिंग के लिए सबसे बेटर तो यही है कि आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के नेज़ो क्लियर आते हैं बच्चों के लिए ड्रॉप्स, आप वो ज़रूर सुबह एक ड्रॉप थोड़ा सा नाक में डाल दीजिए बच्चे के, और आप बड़ा सॉफ्टली जैसे वो ड्रॉप्स जाते हैं तो जो भी अंदर डर्ट है उसका वो थोड़ा जेल में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही आप थोड़ा सा नोज़ को हल्का सा प्रेस करोगे ऊपर से नीचे की साइड तो वो सारी गंदगी बाहर आ जाती है। या फिर जिस समय आप बच्चे को नहला रहे हो, समर्स हो विंटर्स हो, थोड़ा सा गुनगुना पानी आप लें। हमेशा ठंडा पानी कभी भी बच्चे के लिए यूज़ ना करें। विंटर्स में तो हम डेफिनेटली नहीं करते, बट समर्स में भी आपको ठंडा पानी एकदम बच्चे के लिए यूज़ नहीं करना। आपको एकदम नॉर्मल टेम्परेचर, बेटर है कि आप थोड़ा सा गीज़र ऑन कर लो और पानी इतना मिक्स कर लो कि वो गुनगुना सा ज़रूर रहे। आपको बिल्कुल ठंडे वाले पानी से बच्चे को समर्स में भी नहीं नहलाना है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो। तो जब आप बच्चे को नहला रहे हो तो नहलाते टाइम उसके सिर पे आप 2-3 मग्गे पानी डाल दीजिए। उससे क्या होता है कि जितना भी म्यूकस उसको बना होगा, जितना भी डर्ट अंदर होगा वो मेल्ट हो जाता है। अगर आप नेज़ो क्लियर रोज़ नहीं डालना चाहते तो नहाते टाइम भी वो मेल्ट हो जाता है, और नहाते टाइम में आप थोड़ा सा नोज़ को प्रेस कर दोगे तो वो सारा डर्ट बाहर आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। बाकी नोज़ क्लीनिंग का पूरा प्रोसेस चैनल पे है, आप जाके वो देख सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि अगर बच्चा मुंह से सांस ले रहा है तो उसका नोज़ ब्लॉक हो सकता है, उसके लिए क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट होता है बच्चे के सांस लेने के पैटर्न में अगर आपको कोई चेंजेस नज़र आए, बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, बच्चे की सांस में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, या आपको सांस लेने के पैटर्न में थोड़ा सा भी चेंज लग रहा है, तो थोड़ा सा देख लें कि बच्चे को चेस्ट कंजेशन हो सकता है। इस वजह से भी कई बार बच्चों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है। तो या तो बच्चे को नोज़ ब्लॉकेज हो सकता है या बच्चे को चेस्ट कंजेशन हो सकता है। नोज़ ब्लॉकेज के बारे में मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। चेस्ट कंजेशन के ऊपर भी पूरा वीडियो है चैनल पे, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, अगर चेस्ट कंजेशन आपको लग रहा है बच्चे को,
तो आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल गर्म करके और लहसुन थोड़ा सा उसमें डाल के, थोड़ा सा अजवाइन डाल के उसको गर्म करके तेल बना लीजिए और उसको बच्चे की स्किन पे लगाइए। और प्लीज़ ये करने से पहले एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मस्टर्ड ऑयल को किस तरीके से बनाना है, लगाते टाइम क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, वो पूरा उस वीडियो में बताया हुआ है। तो चेस्ट कंजेशन अगर बच्चे को है तो वो रेमेडी आप जाके उस पर देख लो। उसमें पोटली के बारे में भी बताया हुआ है कि अजवाइन और गार्लिक की पोटली भी आप बच्चे की स्किन पे लगा सकते हो, बट उसमें भी पूरे प्रिकॉशंस बताए हुए हैं कि आपको किस तरीके से वो करना है। तो बेसिकली बच्चे की सांस लेने में कोई भी डिफ़िकल्टी आपको लग रही है, दैट मीन्स काफ़ी परसेंटेज है कि उसको चेस्ट कंजेशन हो, और चेस्ट कंजेशन के लिए आपको रेमेडी करनी है, जो कि होम रेमेडी आप करो तो ज़्यादा बेटर है। एक केस आपको दिखेगा कि बच्चा बार बार कान के पास हाथ लेके जाएगा, बार बार कान को खुजाता रहेगा, मतलब उसका हाथ मैक्सिमम टाइम कान पे ही रहेगा। अब अगर ये कान के पास बच्चा हाथ लेके जा रहा है तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्जर्व आपको करना है कि इस समय बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पहली चीज़ तो ये कि जैसे ही बच्चे का टीथिंग फेज स्टार्ट होता है तो टीथिंग फेज स्टार्ट होने के साथ साथ में उनको गम्स में इतनी ज़्यादा इरिटेशन और पेन हो रही होती है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, और तो बार बार वो कान के पास हाथ लेके जाते हैं। तो अगर बच्चे का टीथिंग फेज स्टार्ट हो चुका है तो बच्चा कान के पास हाथ लेके जाएगा। तो टीथिंग के लिए आपको डेफिनेटली रेमेडी करनी है। क्या रेमेडीज़ करनी है, टीथिंग के ऊपर चैनल पे पूरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं, क्या क्या रेमेडी आप कर सकते हैं उसको पेन से थोड़ा रिलीफ करने के लिए। तो टीथिंग केस में बच्चा ऐसा कर सकता है। बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो सकता है, उस वजह से भी बच्चा ऐसा कर सकता है। बच्चे के कान में पानी जा सकता है, जब आप बच्चे को नहला रहे हैं तो अगर पानी बच्चे के कान में चला गया है तो भी उसको इरिटेशन हो सकती है। तो आप नहलाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें कि पानी उसके कान में ना जाए, और अगर चला गया है तो जैसे ही आप बच्चे को नहला के लाए हैं तो एक छोटा सा पतला सा कॉटन का कपड़ा आप ले लीजिए, उसको थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए और फिर उसके कान में आप कान से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो आप उस कॉटन के थ्रू निकाल लीजिए। कान साफ़ करने के लिए कभी भी आपको नुकीला या कोई पेनी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, लाइक पेन्स या ईयरबड्स या मैच स्टिक्स, लोग बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी आपको बच्चे के कान में नहीं डालना है। कान में वैक्स हो सकता है, वैक्स की वजह से भी बच्चे को इरिटेशन हो सकती है। कान के पीछे की स्किन कई बार बच्चों की बहुत ड्राई हो जाती है या कट जाती है, उस वजह से भी बच्चा कान के पास हाथ लेके जा सकता है। तो टीथिंग का मैंने आपको बताया, अगर टीथिंग का फेज चल रहा है और फिर बच्चा बार बार लेके जा रहा है हाथ, तो मतलब टीथिंग का पूरा वीडियो देख लो, उसमें आपको रेमेडीज़ मिल जाएंगी। तो बच्चा थोड़ा काम हो जाएगा उन रेमेडी को करने के बाद और बार बार हाथ नहीं लेके जाएगा। और पूरा एक वीडियो है चैनल पे कि कान को बच्चा हाथ लगाता क्यों है, वो भी आप जाके देख सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वैक्स अगर बच्चे के कान में है तो कान की क्लीनिंग कैसे करनी है उस पर भी पूरा एक वीडियो किया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो प्रॉब्लम आप पहले फाइंड आउट कर लो कि क्यों बच्चा ऐसा कर रहा है, वो मैंने आपको बता दिया कि किन किन केसेस में कर सकता है। प्रॉब्लम्स आप फाइंड आउट कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप चैनल पे जाके उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। फिर एक होता है कि बच्चा आँख पे भी बार बार हाथ लेके जाता है, अपनी आँख को बार बार ऐसे रब करेगा, और काफ़ी बच्चे ऐसा करते ही हैं। तो सबसे जो कॉमन रीज़न है वो हम सब पेरेंट्स को समझ में आता है कि बच्चे को नींद आ रही हो सकती, नींद का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब अभी उसको नींद आ रही है या उसको सोना है या वो ऐसा फील कर रहा है। तो अगर बच्चा बार बार आँख के पास हाथ लेके जा रहा है तो आप उसको सुला दीजिए, आप कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से वो सो जाए, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा सोने के बाद, तो वो ऐसा नहीं करेगा। एक केस में आप देखेंगे कि बच्चा अपने हाथ को बार बार अपनी आँख के पास लेके जाएगा, अपनी आँख को रब करेगा, बस उसका हाथ इसी तरीके से रहेगा। तो सबसे कॉमन रीज़न तो ये होता है इसका कि बच्चे को नींद आ रही है, और आप अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसको नींद आ रही है, आप ऐसा फील कर पा रहे हो कि उसको नींद आ रही है, तो आप उसको सुला दो, क्योंकि आँख के पास बच्चा मैक्सिमम केसेस में तभी हाथ लेके जाता है और जब उसको नींद आ रही होती है। तो आप जिस भी तरीके से उसको सुलाते हो, कुछ लोग थोड़ा थपकी दे के सुला देते हैं, कुछ लोग फीड करा के फिर सुला देते हैं, तो जिस भी तरीके से आपका बच्चा सोता है आप उस तरीके से सुलाएं। अगर वो सो के कम्फर्ट हो जाएगा तो वो ऐसा नहीं करेगा। सेकंड केस होता है कि अगर उसको नींद नहीं आ रही है फिर भी वो आँख के पास हाथ लेके जा रहा है, दैट मीन्स हो सकता है कि उसकी आँख में कुछ चला गया हो, उसकी आँख पे कुछ लग गया हो, उसकी आँख में कोई इन्फेक्शन हो गया हो। तो ये आप देखो कि बच्चा बार बार आँख पे हाथ लेके जा रहा है लेकिन वो सो भी नहीं रहा है, तो आप एक बार उसकी आँख को देख लो कि कहीं कुछ चला तो नहीं गया, कहीं आँख से पानी तो नहीं आ रहा, कहीं आँख में कुछ लगा तो नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है।
एक आप देखोगे कि बच्चा बार बार फिंगर्स को मुंह में लेके जाएगा या ऐसे मुट्ठी बना के उसको पूरा मुंह में लेके जाएगा, अपना थंब सक करेगा। क्यों करते हैं बच्चे ऐसा? फिंगर मुंह में लेके जाना, थंब मुंह में लेके जाना, एक तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि उनको भूख लगी हो। इसी वजह से उनको कुछ समझ नहीं आता, बोल नहीं पाते कि उनको भूख लगी है और बस अपना फिंगर्स खाना स्टार्ट कर देते हैं या थंब सकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चे को भूख लगी हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी टाइम हो गया है, मतलब जितना भी फीडिंग इंटरवल आप रखते हो, तो अगर आपको लग रहा है कि उतना टाइम हो गया है तो बच्चे को आप फीड करा दो, तो हो सकता है वो ऐसा नहीं करेगा। सेकंड केस होता है टीथिंग का। जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो भी वो बहुत ऐसा करता है, मतलब ना सिर्फ अंगूठा और उंगलियां, जितना सामान आसपास रखा होता है, वो चाहे उसके टॉयज़ हों या कोई छोटा मोटा सामान हो, बस वो कुछ भी उठा के अपने मुंह में लेके जाना चाहता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा होता है। दांत निकलने का प्रोसेस जब चल रहा होता है तो बच्चे के गम्स जो है वो बिल्कुल फूले वैसे हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है, वो स्किन को फट के पूरा दांत को बाहर निकलना होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पेन उनको हो रही होती है। तो जब वो कोई चीज़ को मुँह में लेके जाते हैं तो उनको थोड़ा सा कम्फर्ट लगता है, थोड़ा सा वो रिलैक्स फील होते हैं। तो अगर टीथिंग के फेस की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं तो वो टीथिंग का एक पूरा वीडियो है चैनल पे, वो जाके आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसमें पूरा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या टीथिंग का प्रोसेस होता है, कब कब होता है, आपको क्या क्या करना चाहिए बच्चे को काम करने के लिए, क्या क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हो, वो सब चैनल पे उस वीडियो में दिया हुआ है। तो अगर टीथिंग के फेस की वजह से बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप वो जाके ज़रूर देखो, उसमें आपको काफ़ी सारे रेमेडीज़ मिल जाएंगे। एक केस आप बच्चे के साथ देखोगे कि बच्चा अपने हेड को जो है वो बार बार इस तरीके से पीछे लेके जाएगा, मतलब अगर आप बैठा हुआ है तो वॉल पे, चेयर पे है तो चेयर से टच करके और थोड़ा सा इस तरीके से उसको हिलाएगा, या लेटा हुआ है तो बेड से या मेट्रेस जो भी है जिस पे वो लेटा हुआ है उससे वो थोड़ा सा उसको रब करेगा, या कुछ बच्चे इस तरीके से कॉन्टीन्यूसली मारते रहते हैं हेड को। क्यों करते हैं बच्चे ऐसा? उनको बड़ा कंफर्टेबल सा फील होता है। हमें एज अ पेरेंट थोड़ा सा डर लग जाता है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो गया है, या उसको लग ना जाए, या उसको कोई दिक्कत ना हो जाए। बट ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं, ये सब बेबीज़ के साथ में होता है। तो अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो ये नॉर्मल है, बच्चे को उससे बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, बच्चे को एक अच्छी फीलिंग होती है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, अगर वो बेड पे मैट्रेस पे कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो दीवार के पास कर रहा है तो मतलब वॉल से टच करके अगर अपना हेड को थोड़ा सा इस तरीके से कर रहा है तो वो वॉल उसके सिर पे लगने के चांसेस हैं। तो वहाँ आप या तो थोड़ा सा कुशन रख दो या उस एरिया से बच्चे को हटा के दूसरी साइड पे कर दो। मतलब आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि वो जहाँ पे भी अपना हेड रब करे या अपने हेड को कुछ इस तरीके से करे, वो सॉफ्ट एरिया होना चाहिए, उसको लगने के चांसेस बहुत कम होने चाहिए। मतलब उसको किसी भी तरीके से उसके हेड पे हर्ट ना हो, मतलब वो वॉल ना हो, वो जो चेयर है उससे अगर वो करेगा तो तब भी उसको लग सकती है। तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक आप देखोगे कि रात को सोते सोते बच्चे एकदम चौंक के उठ जाते हैं, या कई बार लेटे लेटे भी बिल्कुल ऐसे चौंक जाते हैं, थोड़ा डर से जाते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? छोटे बेबीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ की आदत नहीं होती है। थोड़ा सा भी लाउड आपने बोल दिया, या बाहर से कोई सपोज़ कोई हॉर्न की आवाज़ आ गई, या टीवी का वॉल्यूम तेज़ हो गया, या एकदम से आपका फ़ोन बेल बजा और बच्चे को नहीं समझ में आता एकदम से क्या हो रहा है, तो एकदम से चौंक जाता है या डर जाता है। तो वो भी बहुत नॉर्मल है बच्चों के साथ, क्योंकि एकदम न्यू एनवायरनमेंट है, नए वर्ल्ड में है, उनको नहीं पता है ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं, और बहुत सेंसिटिव है, बहुत छोटे हैं, तो थोड़ी सी भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है तो डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अपना रूम का जो वॉइस का एटमॉस्फेयर है वो आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। जैसे टीवी चला रहे हैं तो वैसे तो कोशिश कीजिए कि जहाँ बच्चा है वहाँ आपको टीवी चलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा भी टीवी को देखता है तो उसकी आंखें खराब हो सकती हैं। 2 साल तक बच्चे को टीवी मोबाइल का एक्सपोजर देना ही नहीं चाहिए। तो अगर फिर भी आप टीवी देख रहे हो तो बहुत कम वॉल्यूम में आप देखें कि एकदम से बहुत लाउड जो म्यूज़िक है या लाउड आवाज़ उसके कान में ना जाए। मोबाइल से कोशिश करें कि उसको वाइब्रेशन पे ही रखें, नहीं तो आवाज़ बहुत कम रखें, बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक रखें जिससे बच्चे को सुनने में अच्छा लगे अगर आपका फ़ोन बज रहा है तो थोड़ा सा वॉइस कंट्रोल करके रखें। आप बहुत तेज़ तेज़ बात ना करें, थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा आराम से बात करें घर में। तो अगर इस तरीके से आप करते हैं तो बच्चे का वो चौंकना या डरना थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस वजह से भी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। तो आई होप ये बॉडी लैंग्वेज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है। तो वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है।
आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।